बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लाइव शो, जिसमें आपकी फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अज़ीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में, होम ऑफिस में, या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, या फिर आपका मैटर पेंडिंग हो, तो फिर उसके लिए मैं तमाम दोस्तों से, ये व्यूवर से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर दें या आप डॉक्यूमेंट्स लेके फ़िज़िकली ऑफिस में विज़िट कर लें। तो फिर तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या पेपर्स, उनको देख के एक बेहतर एडवाइस की जा सकती है। जो ये प्रोग्राम है ये लाइव होता है, टाइम शॉर्ट है, और ये जस्ट प्योरली इसका मकसद सिर्फ कम्युनिटी को गाइडेंस करना है। कोई छोटी सी बात हो या जनरल सा क्वेश्चन हो तो उसका आंसर करना। लेकिन लीगली पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे हमेशा कहते हैं कि हमारी एडवाइस के बाद फिर भी जब आप अपनी एप्लीकेशन करें तो उस वक्त हमेशा मेक श्योर कर लें कि जो अब फॉर्म है आप अप्रोप्रिएट को यूज़ कर रहे हो, जो फ़ीस है वो लेटेस्ट पे कर रहे हो। क्योंकि सम टाइम पॉसिबल है कि आप हमारा जो जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देर से देख रहे हों तो उस वक्त लॉ चेंज हो जाए। तो अगेन एज ए डिस्क्लेमर रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ये एडवाइस है, गाइडेंस है, लेकिन एज ए सेकंड एडवाइस या तो ख़ुद मेक श्योर कर लें कि आपने लेटेस्ट लॉ के मुताबिक अप्लाई किया है, जो चीज़ें अप्लाई साथ अटैच की हैं, या फिर सेकंड एडवाइस लाजमी किसी ले लिया करें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हमने 7 ईयर के बेसिस पे डाला हुआ है, होम ऑफिस में लेटर भेजा था, तो राइट। उस बेसिस पे हमने डाला है, तो अभी तक हमें रिस्पांस नहीं आया। तकरीबन 2 साल हो चले हैं, हमने 2019 में एप्लीकेशन की थी। 2 साल की आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग पड़ी है? जी। ओके, ये वेरी सरप्राइजिंग। वैसे ऐसे होता नहीं है। आपने लोकल एमपी से बात की है मैडम? नहीं। राइट। ओके, मेरे ख्याल में आप फ़ोन ना बंद करें, आपको कुछ पूछूं। देखिए होता क्या है कि अगर आप क्वालिफाइड करते थे, 7 साल पूरे होने के बाद अप्लाई किया था, तो मोस्ट लाइकली 5 to 6 मंथ में डिसीजन आ जाता है। लेकिन अगर 6 मंथ नहीं आए तो 6 मंथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन पॉलिसी बनाई हुई है, अपनी डायरेक्शन देते हैं वो कि हम अपने 90 इवन 95% केसेस को विद इन अपना जो टाइम स्केल है उनका 6 मंथ का, उसके अंदर अंदर डिसीजन दे रहे हैं। लेकिन अगर वो उनका कोई डिसीजन जो 2%, 5% या मैक्सिमम 10% लोगों के जो डिसीजन नहीं आते, उनको वो हमेशा लेटर भेजते हैं कि आपका मैटर ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी या ड्यू टू फर्दर चेक्स या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया और आपको डिसाइड करेंगे और इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको वो लेटर मिला था कि नहीं? लेटर भी नहीं मिला कि उनको हमारी फाइल मिल गई है कि नहीं मिली, हमें कुछ भी नहीं आया, सिर्फ हमारी फाइल गई है। लेकिन जब उन्होंने साइनिंग लिया हमसे ओवर द फोन ड्यू टू कोरोना वायरस, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारी आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन है होम ऑफिस के साथ। ओके, एक तो कम से कम आप मुतमिन हों कि अगर आपसे उनकी कम्युनिकेशन हो गई कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये नहीं कि आपने पोस्ट भेजी, कहीं लॉस्ट हो गई, आप वेट कर रहे हैं डिसीजन का और उनको पास मिली ना हो। कम से कम एक आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंच गई है। अब जी। सेकंड, अगर 6 माह से साल हो जाए, मेरे ख्याल में अपने खुद किया है या आपके वकील साहब ने किया है, उन दोनों सूरतों में उनको रिमाइंडर भेजें, लेटर भेजें विद इन 7 डे नोटिस के अंदर। अगर वो फिर उसको डिसाइड नहीं करते तो मेरे ख्याल में लोकल एमपी को रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा केस रेफरेंस नंबर है, ये एप्लीकेशन डाली थी और अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। अगर इन दोनों सूरतों में नहीं होता, क्योंकि टाइम 2 साल इस शॉर्ट टाइम नहीं है, इज़ वेरी आई थिंक लॉन्ग टाइम, तो दैन आपके पास राइट है कि उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें और उसके बाद सीधा जीआर में ले जाएं। क्योंकि अगर 2 साल के अंदर कोई चीज़ मांगनी है तो आपसे फर्दर एविडेंस मांगें, कोई क्वेरी है तो आपसे क्वेश्चन करें, या आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगें, क्वेरी करें, कोई इन्फॉर्मेशन लें। लेकिन 2 साल से कौन सा ऐसा वो लॉजिक है जो उस एप्लीकेशन की वो डिसाइड कर रहे हैं? कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता। बिल्कुल आपके पास राइट है, इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाई लॉ क्वालिफाइड करते थे, बिल्कुल आप इसको केस को कोर्ट में लेके जाएंगे तो इमीडिएटली डिसीजन आएगा। बट बिफोर यू टेक दिस मैटर टू द कोर्ट, एडवाइस कि आप उनको 1, 2, 7 डे का 5 डेज़ का नोटिस भेजें।
अगर नहीं सुनते लोकल एमपी से बात करें, अगर वो भी नहीं बात बनती तो देन विद इन अ मंथ के अंदर आप उसको ऑपरेशन प्रोटोकॉल इशू करें और उसके बाद कोर्ट में ले जाएं। देन द जज उनको इन्फोर्स करेंगे कि भाई आप इसको डिसीजन ले इमीडिएटली या इसको वीज़ा ग्रांट करें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं जी आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज भाई मेरी फैमिली को इंडेफिनेट मिला लास्ट वीक में और वो सेटलमेंट वीज़े पर इधर आए थे 5 ईयर रूट पर। और जब आए थे तो मेरे बेटा 18 साल का था और बेटी 14 साल की। अब उनकी उम्र बेटे की 23 साल है और बेटी 19 साल की है। राइट। और मेरी मिसेज हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या तीनों अब, और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ यहाँ पर, क्या तीनों मेरे स्ट्रेट फैमिली अब स्ट्रेट अवे नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओके अगर ये आपके लिए भी और तमाम व्यूवर्स के लिए भी, अगर बच्चे 18 साल से पहले एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीज़न जिसके फादर पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाइड करते हैं कि जब वो 5 साल पूरे करेंगे तो उनको इंडेफिनिट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने द एप्लीकेशन काउंट होती है कि द डे ऑफ एप्लीकेशन चाइल्ड की एज क्या है। अगर द एप्लीकेशन मेड बिफोर द 18 टर्नओवर या उसकी एज टर्निंग ऑन द 18 तो यस आपको वो डिपेंडेंट ही कंसिडर होएगा। जब आपने एक्सटेंशन अप्लाई की थी तभी डिपेंडेंट कंसिडर हुआ। अब आप उसके 23 साल का हो गया है लेकिन उसके 5 साल यहाँ यूके पूरे हो गए हैं तब भी वो आपके डिपेंडेंट ही कंसिडर होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल आपका जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल क्लियर नहीं था, उसका मैं आंसर बता देता हूँ। आपने क्या पूछना चाह रहे थे? वो हैं आपके डिपेंडेंट लेकिन उनको इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स इन द यूके। लेकिन एक शर्त ये है कि जो बच्चे अब 18 साल से बड़े हो गए हैं, रिगार्डलेस वो आपके डिपेंडेंट थे या डिपेंडेंट हैं, बट इसके बावजूद उनको लाइफ इन यूके एंड B1 दोनों एग्ज़ाम पास करना होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है क्योंकि इंडेफिनिट की एप्लीकेशन सबकी आजकल तो हर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स की या FLR FP जो है वैसे तमाम एप्लीकेशन सेपरेट होती हैं, मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट एप्लीकेशन। तो आपके केस में भी जो आपकी वाइफ है उसकी अपनी एप्लीकेशन होनी है, बच्चों की अपनी एप्लीकेशन होनी है। ऐसे ईच एप्लीकेशन हैव टू पे द इंडेफिनिट फीस, जो फीस है उसको पे करनी पड़ेगी। तो वो सारे का सारा प्रोसेस सेम है, वो डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो। तो इसलिए जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो ये है कि क्या उनको लाइफ इन यूके या B1 पास करना है या नहीं। बट अगर कोई बच्चा या कोई डिपेंडेंट 18 साल का हो जाए यूके के अंदर और वो जब डेफिनेट को अप्लाई करेगा तो उसको दोनों एग्ज़ाम पास करने होंगे। या ऑन अदर हैंड अगर वो 18 साल से पहले इंडेफिनेट को मिल जाए और जब वो नेशनलिटी अप्लाई करे वो 18 साल का हो जाए तो तब भी ये दोनों सर्टिफिकेट उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। तो अब आपकी मिसेज़ और बच्चे इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे, दोनों को लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा सारी फैमिली को जो 18 साल से अबव हैं। और उसके बाद जो लॉ है कि 1 साल के इमीडिएटली भी, क्योंकि जो ब्रिटिश के डिपेंडेंट हैं अगर उनको 5 साल की बेस पे इंडेफिनेट मिल जाए तो फिर उनको 12 महीने नेशनलिटी के लिए वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपको इंडेफिनेट मिलता है तो वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक आप उनकी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन अगेन तीनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, तीनों अडल्ट्स हैं। MN1 अप्लाई होएगा, फ़ीस फुल पे होएगी और उसके बाद वो अपनी नेशनलिटी मिलने के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया। वकील साहब सवाल मेरा ये था कि मेरा 10 इयर्स ILR एक्सटेंडेड वीज़े के ऊपर मेरा इंडेफिनेट हुआ। राइट। तो ज़ाहिर है अब उसमें ये है कि 1 साल के बाद ही मैं नेशनलिटी वगैरह नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ। यप। सवाल के 2 हिस्से हैं कि मेरे लाइसेंस पे ना, ड्राइविंग लाइसेंस पे 9 पॉइंट्स थे, बट किसी तरीके से इंडेफिनेट जो है वो तो हो गया। अब वकील साहब ये कह रहे थे कि 1 साल के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये तो डिस्क्रिप्शन होता है होम ऑफिस का ना। तो आपके लाइसेंस में 9 पॉइंट्स हैं और एप्लीकेशन में आजकल जैसे इंडेफिनेट में भी उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस की में था कि आपको लिखने पड़ते हैं कि आपके सवाल क्या आपका, वो मुझे पता है सवाल क्या आपका पॉइंट्स हैं। आपका सवाल क्या मेरे भाई? सवाल मेरा ये है कि वो भी कह रहे थे कि अब मैं थोड़ा परेशान हूँ इस बात पे कि मैं अब जब ओके चलो मैं आपका आंसर समझ गया मेरे भाई। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी आंसर बता रहे हैं। फ़ोन बंद करें, TV पे सुने, आंसर समझ लगे आपके पूछना चाहते हैं।
मेरे भाई जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये मुझे पूछो कि भाई मुझे 9 पॉइंट लगे हैं, इंडेफिनिट मिल गया, कब मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ, ये सवाल बनता है, लेकिन आप अपने कंसर्न और फॉर्म की बता रहे हैं। बट एनी हो, लॉ ये कहता है कि जब आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करते हो तो उस वक्त इमिग्रेशन रूल्स चेक किए जाते हैं कि क्या आप क्वालिफाइड करते हो या नहीं करते। उसमें जो मेनली होता है कि आपने 10 साल लीगली यहाँ पे गुजार लिए, 5 साल गुजार लिए, या जिस भी कैटेगरी से आप इंडेफिनिट पे जा रहे हो, क्या वो आप कैटेगरी को मीट कर रहे थे, यस आपको इंडेफिनिट मिल गया। अब सेकंड स्टेज आती है कि आपने नेशनलिटी की एप्लीकेशन करनी है या नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए ये कहते हैं कि जो आपका कैरेक्टर है वो इंतहाई नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसकी 3 शर्तें पूरी करनी ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि आपने, अगर तो आप 5 साल पे बेस पे अप्लाई किया था तो 5 साल, अगर आप 10 साल पे बेस किया 10 साल, या अगर आपने वैसे अप्लाई किया तो कम से कम लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आपने यूके में कभी भी इलीगल, ओवरस्टे या विदाउट लीव टू रिमेन लास्ट 10 ईयर्स में कभी नहीं रहे। नंबर 2 ये है कि आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की काउंटी कोर्ट जजमेंट, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन या किसी किस्म का रोड ट्रैफिक ऑफेंस जो है वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ एग्जाम्प्ट है, जो कि अगर आपको किसी टिकट लगी है, आपको फ़ाइन हुआ है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपको पेनल्टी पॉइंट लगते हैं तो फिर नेशनलिटी के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं उन्होंने। एक, अगर माइनर ऑफेंस हो तो आपको 1 साल के बाद का बैन होता है, अगर आपको थोड़ी सी सीरियस हो तो आपको 3 साल का होता है, लेकिन इंतहाई सीरियस हो तो आपको 5 साल तक वेट करना पड़ता है। तो उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हो। अब सवाल ये आएगा कि मैंने इंडेफिनिट अप्लाई कर लिया, अब उसके बाद साल अप्लाई करना है और उसके बाद मेरे पॉइंट लग गए, मैंने 3 साल, तो कैसे कैलकुलेशन करूँगा। अब ये दोनों कंडीशंस को आपने पूरी करना है। नंबर 1, आपने इंडेफिनिट के बाद साल वेट करना पड़ेगा और उस वक्त चेक करेंगे कि जो आपके ख़िलाफ़ जो रोड ट्रैफिक ऑफेंस की जो पेनल्टी लगी है, जो पॉइंट्स लगे हैं, वो कब लगे थे, उससे बैक आपको 3 साल चेक करने पड़ेंगे। अगर तो से थे कि आपने कोई लाइट को क्रॉस किया, कि स्पीडी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर सम टाइम ये होता है कि कोई डेंजरस ड्राइविंग की हो, जिस पे एकदम जज ने जाके कोर्ट से आपको 9 पॉइंट मिल गए हों कि 12 बनते थे, एग्जाम्पशन मिल गई, कम से कम इसको बैन ना किया जाए, डिस्क्वालीफाइड ना किया जाए, लेकिन आपका ऑफेंस सीरियस था, तो फिर 5 साल के लिए आप नेशनलिटी नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन नॉर्मल हालात में जो रोड ट्रैफिक ऑफेंस वाले हैं वो 3 साल तक स्टॉप करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आया है कि क्योंकि अगेन जो नेशनैलिटी है ये होम ऑफिस की डिस्क्रिशन है, कुछ केसेस में जिनके पॉइंट लगे हुए थे उनको नेशनैलिटी ग्रांट होते हमने खुद अपने हाथों से देखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बट 90% ये है कि जिनको अगर पॉइंट 3 लगे हों तो 6 लगे हों तो कम से कम 3 साल तक उनको नेशनलिटी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन ये पॉइंट आपके सर्टिफिकेट पे इंडोर्स हुए थे, फ्रॉम दैट डेट से टाइम काउंट होगा। अगर आपका साल पूरा हो जाए और प्लस आपके, अगर आपको 9 पॉइंट लगे, 3 पहले लग गए, फिर 3 लग गए, फिर 3 लग गए, तो फिर आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट लगे थे फ्रॉम दैट टू 3 ईयर्स आपने काउंट करने हैं और उसके बाद अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो, नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन है एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा के लिए। राइट। और सिचुएशन ये है कि मैं 19 ईयर्स से इस कंट्री में हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ब्रिटिश पासपोर्ट दोनों के पास है। राइट। और मेरी मम मेरे भैया और मेरे डैड के साथ रहती थी और मेरे डैड और मेरा भैया विद इन 5 मंथ्स दोनों की डेथ हो गई। भैया कोविड में चल बसे और मदर 75 ईयर्स ओल्ड है और वो एज और वेरी डिसेबल भी है और मेंटली सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो डिपेंडेंट एडल्ट वीज़ा की क्या मैं कर सकती हूँ और उसके सक्सेस रेट क्या हो सकता है? और आपके फादर कहाँ पे हैं जी? मेरे फादर की भी डेथ हो गई। और आपकी मदर कहाँ पे रहती है मैडम? मेरी मदर इंडिया में है, इंडिया में। और आप कहाँ यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं। ओके, राइट।
ओके, थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर योर कॉल। आप टीवी पे सुने। वेरी सॉरी टू हर्ट कि आपकी फैमिली में कोविड की वजह से डेथ हो गई है। बट कम टू द क्वेश्चन मैटर के पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश सिटीज़न हैं और यहाँ पे सेटल्ड हैं और अपने पेरेंट्स को एज ए एल्डर डिपेंडेंट जो कि बुलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए अंडरस्टैंड कि काफ़ी रिक्वायरमेंट थोड़ी सख्त हैं। और स्पेशल द एज जो आपने बोला कि उनकी 70+ है, तो होम ऑफिस बात को भी काउंट करता है कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो क्या उसके क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे वो NHS पे डिपेंडेंट हो जाएंगी, फिर और काफ़ी सारे मसाइल भी हो सकते हैं। बट एनीवे लॉज में इसकी गुंजाइश है। यस, देयर इज़ अ रूम फॉर द इन द लॉ, इसके लिए कि अगर आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स को UK में बुलाना चाह रहे हैं एज ए एल्डर डिपेंडेंट, तो आपको इसकी जो 3 पैरामीटर्स हैं या रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी होंगी। नंबर 1 कि आप ये कहते हो कि मेरे पास सफिशेंट हमारी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें मैं ये जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड ये जॉब करते हैं और हमारी दोनों को जो इनकम है वो सफिशेंट है टू मेंटेन आवर सेल्फ। सेकंड, हमारे पास अकोमोडेशन है, घर है, हमारे 2 बेडरूम हैं, 3 बेडरूम हैं, हम इसमें स्टे करेंगे, हमारे बच्चे हैं तो इस रूम में स्टे करेंगे, और ये रूम हमारे मदर के लिए अवेलेबल है टू प्रोवाइड हर एम्पल अकोमोडेशन विदाउट ओवरक्राउड गोइंग टू बी ओवरक्राउड। थर्ड आपका ये आता है कि आपकी जो मदर हैं वो आप पे सोली एंड होली इवन इंटायरली शी जस्ट ओनली डिपेंडिंग अपॉन यू विच इज़ फिज़िकली और फाइनेंशली। वो ये है कि आप उनको अगर पैसे भेजते हैं और उसके अलावा उनको वहाँ लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, तो यस ये आपका क्लेम उसकी विद एविडेंस दिया जा सकता है। और फोर्थ जो बड़ा सबसे मेन इसका जो 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 प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि क्या आपकी मदर को या जो इसको अप्लाई करना चाह रहे हो UK में आने के लिए डिपेंडेंट, क्या उसको अपने होम कंट्री में लुक आफ्टर करने वाला आपको कोई बहन भाई या आपको कोई रिलेटिव है, या आपकी मदर का कोई रिलेटिव रियल ब्रदर या कोई उसकी सिस्टर कोई है जो आपको लुक आफ्टर कर सकता हो, बजाय इसको उनको यहाँ पे आप उनको वीज़ा अप्लाई करें। अगर तो आपका कोई इमीडिएट उनका उनके चिल्ड्रन या कोई इमीडिएट फैमिली वहाँ पे नहीं है और आप ही सिर्फ पर्सन हो कि जो उनको लुक आफ्टर कर सकते हो या उसकी कोई रीज़न देनी पड़ेगी, तो यस ये किया जा सकता है। और नॉट लीस्ट बाय लास्ट ये है कि फाइनली ये है कि आपने ये देखा ना कि उनको वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कितना आ रहा है। अगर तो वो कहीं से रिटायर्ड हैं, पेंशन आ रही है, या उनके नाम पे घर है, या उनके कोई बिज़नेस है, कोई शॉप्स हैं, उनका रेंट आ रहा है, तो फिर उनकी डिपेंडेंसी आप पे इतनी ज़्यादा नहीं होएगी। तो इसलिए अगर एल्डर डिपेंडेंट वीज़े को अगर ट्रांसलेट करें, नंबर 1 एल्डर कि वो इतने ओल्ड हैं, ज़ईफ़ हैं कि आप उनको खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। देन डिपेंडेंट कि वो फिज़िकली एंड फाइनेंशियल पे डिपेंड करते हैं, और वीज़ा लेके जब यहाँ पे आएंगे तो वो किसी किस्म के गवर्नमेंट पे किसी का बोझ नहीं बनेंगे, वो पब्लिक फंड्स नहीं लेंगे, और आप इस पोजीशन में हैं कि अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं। अगर तो ये जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर उसका प्रूफ देंगे, तो यस केस आप सबमिट करें। जो आपने सर्कमस्टांसेस बताए कि पहले उनको लुक आफ्टर हो रहा था फैमिली की वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, आपको लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। यस, अगर मुझे एज ए हाइपोथेटिकली पूछा जाए तो यस आपका केस स्ट्रॉन्ग है। अगर आप तमाम एविडेंस दें तो इस केस को पॉजिटिवली प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन ये देखा है कि जो एल्डर डिपेंडेंट का वीज़ा है उसका क्राइटेरिया काफ़ी हाई है, तो जस्ट कीप इन माइंड आपको इसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, किसी सॉलिसिटर को मिलें जिसको ये केस कर रहे हों, जिनको मतलब इनमें एक्सपर्टीज़ हों, और साथ फिर उनके मिल के तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और उसे डिस्कस करें बिफोर यू स्टार्ट द एप्लीकेशन। कम अज़ कम एक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑन द बेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका जो चांसेस हैं वो क्या है। वो ये बेस्ट होगा कि आप किसी से मिलें ताकि एक बेहतर एडवाइस की जा सके। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी रियाज भाई, सॉरी अभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैंने आपसे पूछा था कि इंडेफिनिट के बाद मेरी फैमिली क्या नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं? आप तो जी किस बेस पे मिला उनको इंडेफिनिट मेरे भाई?
जी रियाज भाई, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और वो 5 ईयर रूट पर इधर आए थे। जब वो आए थे मेरे बेटा और बेटी और मिसेज, तो बच्चे मेरे अंडर 18 थे। अब वो 23 साल का है और बेटी मेरी 19 साल की है। जी ओके मेरे भाई, मैंने पहले बड़ी तफसील से बताया कि जब उनको अगर 5 साल आपके एज ए डिपेंडेंट पूरे कर लिए तो बिल्कुल वो इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करते हैं। वो इंडेफिनिट करेंगे, अगर उनको इंडेफिनिट मिल गया है तो आप वेरी नेक्स्ट डे भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीज़न के बाद जिनको इंडेफिनिट मिलता है उनके लिए वो साल वाला जो कंडीशन है वो नहीं होती। बट अगर आपने वेट करना साल बाद कर लें, लेकिन आपके पास राइट है कि आप इंडेफिनिट मिलने के फ़ौरन बाद अप्लाई कर लें। पहली बात, आपके वो डिपेंडेंट आए, 5 साल पूरे कर लिए, अगर तमाम शर्तें पूरी हो रही हैं, जिसमें देखिए फिर मेरी जो एडवाइस है वो कंडीशनल है कि आपकी इंडेफिनिट आपको तब मिलना है कि आपकी इनकम जो थ्रेशोल्ड पूरा कर रहे हो, आपकी मिसेज ने और आपके बच्चों ने लाइफ एजुकेट B1 पास कर लिया है, और उसके बाद वो कभी भी ओवर स्टे यहाँ से मोर देन 90 डेज आउट कंटिन्यू स्टे नहीं किया। तो जो कंडीशंस हैं फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स, अगर वो पूरी हो रही हैं तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। और वो 5 साल पूरे होने पे फ्रॉम द 5 साल काउंट होंगे फ्रॉम द डे ही इंटर और ही और शी द इंटर इन द UK, फ्रॉम दैट टू 5 ईयर्स पूरे करते हुए यस वो इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। अगर उनको इंडेफिनिट मिल गया है तो विद इन इवन नेक्स्ट डे वो अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगेन सब्जेक्ट टू कि उनका किसी किस्म का उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कन्विक्शन CCJ कोई चीज़ ना हो, और साथ ही साथ वो आपके स्टिल आपके डिपेंडेंट हो, तो यस आपकी एप्लीकेशन की जा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने पूछा था, मेरी बहन यहाँ आई हुई है, जो 10 साल का रूट है, उनको अभी 7 साल हो गए यहाँ आए हुए। राइट। उन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, वो यूनिवर्सल क्रेडिट पे भी हैं, तो क्या वो अपने शोहर को पाकिस्तान से बुला सकती हैं स्पॉन्सर करके? अभी वो जॉब भी नहीं कर रही। और उसके पास रूट कौन सा है मेरे भाई? 10 साल का रूट है। यहाँ पे हस्बैंड ब्रिटिश हस्बैंड थे, वो डिवोर्स हो गई है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड शादी कर ली है? जी पाकिस्तान में। शादी वहाँ गए थे या जाके शादी की ना वहाँ पे? जी वहाँ जाके की है शादी। ठीक ठीक। जो लोग यहाँ पे 10 ईयर्स रूट के ऊपर जो 2.5 साल का वीज़ा मिलता है या किसी भी ह्यूमन राइट्स के वीज़े उनके पास वीज़ा है, इंक्लूडिंग जैसे रिफ्यूजी स्टेटस होता है, जब वो अपने स्पाउस को अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल उनको स्पॉन्सर किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में जो कंडीशंस लगती हैं एज एप्लीकेंट के ऊपर वो ये हैं कि आपने नंबर 1 इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। आपकी सिस्टर के पास इनकम होनी चाहिए 18,600 से अबव, और वो अगर सेम कंपनी में सेम रोल पे और सेम सैलरी पे काम कर रही हैं तो वो 6 मंथ की पे स्लिप पे रिलाई कर सकती हैं। नंबर 2, जो आपके ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने वहाँ से अप्लाई करते हुए आइल्स का एग्ज़ाम पास करना है, वो UK VI रेफरेंस नंबर के साथ हो, और उसका जो लेवल ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए वो A1 होना चाहिए। थर्ड ये है कि उनकी शादी हुई, मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे। नंबर 4 ये कि वो हमेशा आपस में कम्युनिकेशन में कॉन्टैक्ट्स में हैं। और नंबर 5 ये है कि मैडम जहाँ रह रही हैं या उनके पास कोई टेनेंसी एग्रीमेंट है या घर है तो उनके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है टू अकोमोडेट हर हस्बैंड टू कम व्हेन ही अराइव इन द UK। तो ये 5 शर्तें पूरे करते हुए आप उनका स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैटर ये आता है कि आप कहते हो कि वो काम नहीं करती, रीज़न कुछ भी हो सकती है, कोविड-19, पेंडेमिक और या जॉब से सैक हो गए, तो फिर सेकंड फिर आपके पास ऑप्शन ये आता है कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए। सेविंग अगर आपकी सिस्टर के पास UK में है उसके अकाउंट में तब भी एक्सेप्टेबल, या आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके पास जिस कंट्री से भी वहाँ पे आना चाह रहे हैं अगर उनके पास वहाँ पे भी होगी और उनके उसी नेशनल करेंसी में भी हो तो एक्सेप्टेबल होएगा। सपोज़ करें वो इंडिया और पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो इंडियन और पाकिस्तानी रुपीस की शेयर में अकाउंट में पैसे पड़े हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है इट शुड बी मोर देन 62,500 एंड वो अमाउंट भी कम अज़ कम 6 मंथ से उनके अपने अकाउंट में होनी चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो येस यू कैन मेक द एप्लीकेशन, अदरवाइज सिस्टर को बोलें कि जॉब ढूंढे, जॉब स्टार्ट करे, जब तक जॉब नहीं होएगी उनको वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल होएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, भाई मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। प्लीज़। मैं यहाँ पे आया था यूरोप से ना शादी करके, राइट। यूरोपियन यूरोपियन के साथ। यहाँ पे आके हमारा मसला मिसाल बन गया, उसके बाद हमारी सेपरेशन होगी। उस वक्त मेरा केस था पेंडिंग ना होम ऑफिस में, तो होम ऑफिस ने मेरे केस रिजेक्ट कर दिया था, तो वो मैंने अपील की। तो वो जो जज था ना, उसने मुझे कहा था कि आर्टिकल 10 के तहत तुम नई एप्लीकेशन करो। तो मैंने अपने एक सोलिसिटर से मशवरा किया। ये बात लंबी हो जानी, उसने कहा सवाल भाई क्या है तुम मेरे भाई? मेरे भाई सवाल क्या है, मुझे पूरा ना केस ना बताएं आप। डिवोर्स होके मैंने जो ना वो जो ना सेटलमेंट स्कीम में तहत अपना इंडेफिनिट ले लिया है। राइट। अभी मैं अक्टूबर में वो उसको 1 साल हो गया है, 1 साल होने वाला है। तो क्या मेरी नेशनैलिटी में कोई हर्ज आ सकता है? आपको इंडेफिनिट मिल गया अभी कि नहीं? तो अक्टूबर में 1 साल होने वाला है उसका। नहीं, मैंने कहा आपको इंडेफिनिट मिल गया, 1 साल हो गया इंडेफिनिट मिल गया आपको? हाँ जी, अक्टूबर में 1 साल होने वाला है। ओके ठीक। सॉरी, अपनी लंबाई काफ़ी बैकग्राउंड बताई है, लेकिन शॉर्ट ये है कि अगर आपको किसी भी कैपेसिटी में यूके के अंदर इंडेफिनिट मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। आपको किसी के ऊपर एज ए अंडर द इमिग्रेशन लॉ के तहत आपका जो वीज़ा है ये अब आपकी ओन एक स्टेटस आपने अचीव कर ली है। अगर चाइल्ड है तो बच्चे उसको अपना पेरेंट्स से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ नहीं है, वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं है। तो जो इंडेफिनिट है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी की बेस पे या इन द रेफरेंस ऑफ द डिपेंडेंट मिल गया, लेकिन अब उसको कोई बंदा ब्रेक नहीं कर सकता सवाए अब उसका और स्टेट का मैटर आ गया, ना कि मेन एप्लीकेंट का आ गया। अब स्टेट की कंडीशन ये है कि आपने जब इंडेफिनिट हो आपने यूके में रहना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाए तो अपने 2 साल के अंदर वापस आते हो तो ठीक, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड, आप कहते हो कि मुझे इंडेफिनिट मिल गया, क्या मैं 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? अगेन मेरा आंसर आप यस, नॉर्मल हालात में आप कर सकते हैं। अगर आप कभी यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में कभी इलीगल नहीं हुए, ओवरस्टे नहीं हुए, और जैसे आपने बोला कि आप एज ए डिपेंडेंट यूके में आए थे और डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, इट मीन्स आप वीज़े के साथ आए थे, 5 साल पूरे करते हुए आपको इंडेफिनिट मिल गया और अब आपने नेशनलिटी की एप्लीकेशन करनी है तो यस 12 मंथ के बाद अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या आता है कि जो लोग अगर ब्रिटिश के डिपेंडेंट के तौर पर इनको इंडेफिनिट मिलता है और उनकी नेशनैलिटी डिवोर्स होने के बाद उनको फिर 5 साल वेट करना पड़ता है। अब क्योंकि 30 जून के बाद यूरोपियन लॉ जो हैं वो सारे ख़त्म हो गए, अब यूरोपियन जो डिपेंडेंट होंगे वो भी ब्रिटिश के अंडर आएंगे। तो अब इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके पास राइट है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी वकील को दिखा लें, वरना अगर एप्लीकेशन करते हो तो उसमें नुकसान तो कुछ नहीं होएगा, सिवाय इसके जो होमोस की फ़ीस है वो 13 पाउंड वो शायद ज़ाया ना हो आपकी। लेकिन मेक श्योर कर लें कि क्या आप तमाम चीज़ों को टिक बॉक्स को टिक कर रहे हैं। अगर तो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं तो यस नेशनल एप्लीकेशन कर देना, लेकिन आइडियली आपको एक सेकंड एडवाइस आफ्टर शोइंग ऑल द पेपर वर्क यू शुड सीक द एडवाइस, ताकि किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो रियाज भाई, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी रियाज भाई, मैंने पूछना था कि हमारा ना ILR के लिए अभी हमने बायोमेट्रिक्स वगैरह दिए हैं राइट लास्ट वीक। तो मेरी बेटी ना दिसंबर में बॉर्न हुई है, तो क्या हम अपनी ILR आने के बाद इमीडिएटली उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए भी 1 ईयर? नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप ना भी उसका वीज़ा अप्लाई करें, बल्कि क्योंकि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लें आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, तो आप उसको, क्योंकि बच्चा अगर यूके में पैदा होता है तो आफ्टर पेरेंट्स बिकम द ब्रिटिश सिटीजन और दे गॉट इंडेफिनिट, दे उनके पास राइट है कि वो उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप, और फिर उसके बाद आप उनका पास अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपके इंडेफिनिट मिलने या आपके नेशनलिटी मिलने के बाद पैदा हो तो उसका डायरेक्ट पासपोर्ट होता है। लेकिन बच्चा यहाँ पे पैदा हो और जब पेरेंट्स को इंडेफिनिट मिल जाए तो फिर बच्चे के राइट है कि वो डायरेक्ट
रजिस्ट्रेशन अप्लाई करे और फिर नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। तो फिर उसकी डबल फीस ना लगाएं, आप ना अप्लाई करें इस वक्त, अपना अप्लाई कर लें। इंडेफिनिट मिलता है, दिसंबर में पैदा हुआ बच्चा तो यस ऑटोमेटिकली आप उनके लिए फिर स्टेट रजिस्ट्रेशन के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो भाई मुझे ना मेरी मम्मी को बुलाना है इंडिया से। मैंने उनको पहले बुलाया था वो मेरे ओल्ड एड्रेस पे, राइट। तो अभी मैंने रिसेंटली न्यू एड्रेस मूव किया है। हाँ जी, तो मैं उनको बुला सकती हूँ? अभी मेरी जैसे मैटरनिटी लाइक ड्यू है। जी मेरी बहन, बिल्कुल आपके पास राइट है कि अगर आपका कोई रीजंस हैं, जैसे आपने बोला मैटरन अब बेबी ड्यू है, आप कहते हो कि इस टाइम मेरी मम्मा को मेरे पास आना चाहिए, आप उनका स्पॉन्सर कर दें। अगेन आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होंगी, जॉब करते हैं आप या आपके हस्बैंड, उनकी पे स्लिप लगा दें। घर में जहाँ पे कि वो स्टे करेंगे अकोमोडेशन का लेटर लगा दें, एक स्पॉन्सर लेटर बनाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन होएगी और वो यहाँ पे आएंगी बस। और साथ ये भी लिख देना कि वो लास्ट टाइम आई थी और विद इन ऑथराइज टाइम वापस चले गई। इट मीन्स शोइंग कि शी जस्ट ओनली कम टू शॉर्ट विजिट, उसका जहाँ पे रहने का कोई मकसद नहीं है, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है वो उनकी पॉजिटिव नज़र आएगी। आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा अप्लाई करें। आई अंडरस्टैंड कि कोविड है, लेकिन जो सीरियस मैटर्स होते हैं, जैसे आपका मैटर है वो थोड़ा सीरियस है, इसमें बेशक पेंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपकी मदद की एप्लीकेशन को वो प्रॉपर्ली इंटरटेन करेंगे, क्योंकि उनके आने के कुछ सम रीजंस है जो पोस्टपोन या डिले नहीं हो सकती। तो इसलिए यस आप उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले लास्ट एड्रेस पे आई थी अब चेंज कर लिया, इससे वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जो लोग यहाँ पे टेनेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट को पता है, ये वेरी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग 6 साल बाद 2 साल बाद एड्रेस चेंज होता है या घर चेंज करते हैं तो फिर नए एड्रेस पे ही स्पॉन्सर किया जाएगा। बट एक शर्त है कि नए एड्रेस के ऊपर उनके लिए सफिशेंट अकोमोडेशन होनी चाहिए ताकि आप ओवर क्राउड ना हो आपके घर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रियाज साहब, मैं शफीक बोल रहा था। एक्चुअली मेरे फ्रेंड हैं, वो एक्चुअली इंडिया में हैं, राइट। और वो अपनी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ है और एक बच्चा है। बच्चा है 12 साल का हो गया होगा, 12-13 साल का है। राइट। वो एक्चुअली दुबई में थे, लेकिन अब वो फाइनली यूके फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, परमानेंटली वो मूव होना चाहते हैं। उसके लिए उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके हस्बैंड की क्या स्टेटस है यहाँ पे? जी उनके हस्बैंड नहीं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा सब इंडिया में। किसी के पास नेशनलिटी है कि नहीं? नेशनलिटी है, इंडियन नेशनलिटी है। ओके राइट। तो वो यूके में किस बेस पे आना चाह रहे हैं? वो फाइनली परमानेंटली फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं। वो थोड़ा वो बेटर फील नहीं कर रहे, वो सोचते हैं इंडिया आने के लिए। अरे मतलब वहाँ यूके में शिफ्ट होने के लिए फैमिली के साथ। दुबई में थे, लेकिन अभी उनकी जो है प्रॉपर्टी वगैरह बहुत है इंडिया में, लेकिन वो फाइनली वो चाह रहे हैं कि सब कुछ निकाल करके वो यूके मूव होना चाह रहे हैं। मेरे शफीक भाई, आप बड़े शफीक हैं, आपकी बातें भी बड़ी शफीक हैं, लेकिन जो होम ऑफिस का जो लॉ है वो इतना शफीक नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने, मुझे पता है कि इंडिया से या पाकिस्तान से या बहुत सारी कंट्री से बहुत सारी फैमिली यूके में आके सेटल होना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि जो सेटल होना चाहते हैं वो किस कैटेगरी में यहाँ पे क्वालिफाइड करते हैं। उनकी ख्वाहिश का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब कंसर्न ये आता है कि वो यहाँ पे यूके में सेट होना चाहते हैं तो यूके में इंटर होने के लिए, यहाँ पे लीव टू रिमेन लेने के लिए और उसके बाद उसको एक्सटेंशन या सेटलमेंट रूट के लिए जाने के लिए कुछ कैटेगरीज़ हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, फिर वर्क परमिट पे जाएंगे, तब सेट होएंगे। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं वो वर्क परमिट लेके आते हैं कि ये कंपनी को उनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो उसको क्वालिफाइड करते हैं, वो यूके में आना चाहते हैं। और कुछ लोग शादी करवा के आते हैं, कुछ लोग वर्क पे आते हैं और कुछ आते हैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर। उसमें आगे कैटेगरीज हैं कि क्या वो सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी कंपनी वहाँ पे है, यहाँ पे अपनी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, या उनके पास सफिशेंट फंड्स है कि वो यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं। पहले वो 2 लाख होता था जिसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया, अब 2 मिलियन पाउंड है। तो क्या उनके पास ये फ़ंड्स हैं? तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है जिस पे देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा या किस, उसके पास एक्सपर्टी है, फंड्स हैं, नॉलेज है, या किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो तब वो यहाँ पे यूके वीज़ा अप्लाई करेगा।
तो इसलिए आप पहले अपने भाई को पूछें, किसी वकील से मिले, डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि क्या वो किसी कैटेगरी में फॉल करता है या सिर्फ उनकी एक शफीक सी ख्वाहिश है उसकी आने के लिए। तो ख्वाहिश का नॉलेज एक्नॉलेज करता हूँ, उसको मैं रिगार्ड करूँगा, लेकिन पहले चेक करें वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तब वीज़ा अप्लाई होएगा। या फिर कुछ लोग होते हैं कि नहीं जी हमने सैर करने जाना, आ जाए सैर करके चले जाएं। लेकिन आजकल क्योंकि पेंडेमिक है, फिर रेड लिस्ट वाला इशू चल रहा है, आपको क्वारंटीन करना पड़ रहा है। आज के दिनों में मैं शायद आम लोगों को एज ए विजिटर स्पेशल फॉर द फैमिली के साथ, किड्स के साथ एडवाइस नहीं करता, लेकिन यस वो एक कैटेगरी भी अवेलेबल है। तो इसलिए मेरे भाई उसको बोलें कि पहले अपने को थोड़ा सा फ़िल्टर करें, स्क्रूटनाइज करें कि वो किस कैटेगरी के लिए फॉल करते हैं, क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर उसके आगे बात चलेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वदूद मुश्ताक है। मैं ना आपसे पूछना ये चाहता हूँ गुल साहब, कि आपकी बहुत सारी जो है ना वो लोग देखते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो मैं भी थोड़ी सी रहनुमाई मुझे ये चाहिए थी कि जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए 1 साल का, 2 साल का, 3 साल की डिग्री उनके लिए एडमिशन लेना ज़रूरी है? शॉर्ट कोर्स पे आ सकते हैं? और इस दौरान उसके बाद जो उनको वो वर्क परमिट मिलता है डिग्री मुकम्मल करने के लिए, तो क्या वो भी अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद किसी किस्म की भी डिग्री 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, वो डिग्री मुकम्मल करके तो यहाँ पे 2 साल का उन्हें जॉब का वो वर्क परमिट मिल सकता है? और इस दौरान कितने घंटे के लिए उनको वर्क परमिट मिलेगा ड्यूरिंग उनके एडमिशन के दौरान? वदूद मुश्ताक साहब, मैं आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी एनालिसिस करते होते हैं, रिसर्च करते हैं, मुझे पता है आप बड़ा कम्युनिटी काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया प्रोग्राम में। लेकिन जो सवाल आपका एज ए व्यूवर्स के लिए होएगा या कॉलर्स के लिए, या जो देख रहे हैं हमारे दोस्त, उनके लिए, जो लोग स्टूडेंट यहाँ पे यूके में आना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी के लिए आते हैं। मैं इसको 3 फेज़ में लेता हूँ। एक लोग होते हैं कहते हैं हम शॉर्ट कोर्स के लिए आना चाहते हैं, येस दे कैन कम आफ्टर 6 मंथ कोर्स के लिए, लेकिन जो 6 मंथ आएंगे उनका पहली बात उनको काम करने की परमिशन नहीं होएगी। नंबर 2, उनको यहाँ पे सेटलमेंट रूट पे अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड कैटेगरी ये आती है कि लोग कहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, या इवन स्कूल के लिए बच्चे भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। लेकिन आइडियली जो हमारे कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान है, या कोई अरब कंट्रीज़ हैं, या बांग्लादेश है, तो हम उनके लिए जो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड करते हैं वो जो होते हैं जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए आते हैं, या ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, या फिर उसके बाद मास्टर के लिए आते हैं। अब जो तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आएंगे उनको अगेन काम की परमिशन नहीं होएगी और वो अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। लेकिन जो लोग यहाँ पे आएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए, वो 3 साल की हो या ऑनर्स हो 4 साल का, यस उनके पास राइट है कि वो यहाँ पे आएंगे, उनको एक स्पेसिफिक 20 आवर्स तक काम करने की परमिशन होगी, अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे ला सकते हैं। अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद उनके पास राइट है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया, कि वो अपने आप को यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क के लिए 2 साल का वीज़ा है उसके लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे, उसमें अप्लाई करेंगे विद इन कंट्री विदाउट एनी स्पॉन्सर लाइसेंस। उनको 2 साल का यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अब उस 2 साल के अंदर वो पहले दिन ले लें, हफ्ते बाद ले लें, जब वहाँ से वो टियर 2 जनरल में चले जाएंगे, जो स्किल्ड वर्क कहते हैं, तो वो एक सेटलमेंट रूट के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे। जो उन्होंने 4 साल स्टडी में गुजारे, 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क पे गुजारे, और उसके बाद जो उन्हें सेटलमेंट स्किल्ड वर्क पे गुजारेंगे, तो टोटल अगर 10 साल गुजारते हैं तो वो क्वालिफाइड कर जाएंगे इंडेफिनिट के लिए और उसके बाद नेशनलिटी के लिए। इसी तरीके से अगर कुछ लोग मास्टर करने आ रहे हैं, या पाकिस्तान से या बाकी कंट्री से, वो जब डिग्री करके आते हैं या मास्टर करके आते हैं, तो फिर उनको यहाँ पे 1 साल का मास्टर करना पड़ता है। अगेन ये दोनों डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी डिग्री करने आ रहे हैं, नंबर 1, और वो जो कोर्स है वो कितनी देर का है। और उसके बाद दोनों सूरतों में इधर वो यूके के अंदर ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं या यहाँ से मास्टर करते हैं, वो रिगार्डलेस 1 ईयर्स का है या 4 साल का, उन दोनों डिग्रीज़ के बाद उनको राइट है कि वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करें। जब उनको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा तो अगेन वो 2 साल का है, उसमें उनके पास राइट है वो एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई व अपना बिज़नेस करें, उन पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
ड्यूरिंग द एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर, अपने बच्चों को बुला सकते हैं, काम करने की परमिशन होगी। जब पोस्ट स्टडी वर्क होगा तब भी उनके पास राइट है कि अपने डिपेंडेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। और जब वो सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो फैमिली, जो उसकी वाइफ या बच्चे होंगे, वो भी साथ साथ क्वालिफाइड करते जाएंगे। इसी तरीके से ये मेनली जो हमारे लोग आते हैं वो मास्टर करने के लिए आते हैं। उसके दो फ़ायदे हैं कि 1 साल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 1 साल का कोर्स होगा, जल्दी आप सेटलमेंट रूट पे चले जाओगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की है और मैं यहाँ 3 साल की या 4 साल का ऑनर्स यहाँ करना चाहता हूँ ग्रेजुएशन, तो यस वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन उनको फिर 3 साल या 4 साल की फ़ीस पे करनी पड़ती है। जो एवरेज फ़ीस यूके के अंदर से चल रही है वो तकरीबन 15,000 पाउंड एवरेज यूनिवर्सिटी ले रही है। तो अब देख लें कि अब वो इस कैपेसिटी में हैं कि पैसे पे करें। ये हैं मोटी मोटी चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आजकल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो लोग समर 2021 में यहाँ से डिग्री करेंगे, मास्टर करेंगे या अपने यूबी सर्टिफिकेट लेंगे, ऑन द बेस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन दे विल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क। तो इसलिए अब ये एक जो अपीलिंग या चार्मिंग अपॉर्चुनिटी आई है। ये 2012 से पहले होता था, लेकिन 12 जुलाई 2012 में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को सेटलमेंट रुकना और उसके वीज़े के बाद रहना वो ख़त्म हो गया था, ये तकरीबन कोई 9 ईयर्स के बाद दोबारा गवर्नमेंट ने इसको रीसेस किया है। क्योंकि दुनिया में किसी कंट्री में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, तो वहाँ ये क्लियर प्रिंसिपल था कि जब आप डिग्री करते हो तो वहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी देते थे, उनका बेस्ट माइंड को हायर करते थे कि आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन की है और आप अगर को कंपनी आपको यहाँ पे Tier 2 देती है तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक ग्रेस टाइम 1 ईयर्स का, 18 मंथ का और किसी कंट्री में 2 साल का, हर जगह पे आफ्टर क्वालिफिकेशन वीज़ा है। यूके में नहीं था, अच्छा किया गवर्नमेंट ने इसको अगेन रीसेस किया, रिव्यू किया और ये जो अपॉर्चुनिटी है इस वजह से अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी सारा इंटरेस्ट यूके के अंदर आ गया है। और सेकंड बात ये है कि जो लोग यहाँ पे स्टडी करने के बाद पोस्ट स्टडी वीज़ा लेंगे उनको एक और फ़ायदा ये कि काफ़ी सारी अब जो Tier 2 की बहुत सारी ऑप्शंस हो गई हैं। पहले Tier 2 की रिक्वायरमेंट बहुत हाई थी। नंबर 1, इनकम कम से कम आपकी सैलरी 36,000 पाउंड होनी चाहिए, जो कि 36 से रिड्यूस करके अब 25,600 हो गई है। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश जो है वो था कि लेवल B1 या B2 होना चाहिए था, 7 बैंड, अब उनको 5.5 कर दिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट इसी तरीके से ये था कि आपने हर जॉब के लिए आपको जो लेबर मार्केट टेस्ट करना मस्ट था। अब बहुत सारी कैटेगरीज में, बल्कि हार्डली कोई कैटेगरीज होगी जिसमें ये रिक्वायर होगा, वरना नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कंपनी को किसी एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट है या उनको उसकी रिक्वायरमेंट है तो यस, जो स्पॉन्सर लाइसेंस है विदाउट गोइंग टू द लेबर मार्केट टेस्ट कंपनी को स्पॉन्सर से मिल जाता है। लेकिन इससे जो इंटरेस्टिंग है, अगर टाइम मुझे पता नहीं कंट्रोल से टाइम है कि नहीं, मैं जो मेन अभी अपीलिंग चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो जी प्लीज़ मुझे लगता है कि शायद कंट्रोल से कहा जा रहा है कि टाइम नहीं है, वरना नेक्स्ट वीक में मैं स्पॉन्सर लाइसेंस में बात करूंगा। इस वक्त जो यूके के अंदर कोई इंडिविजुअल है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए Tier 2 जो स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन थी, अब उनको उन्होंने रिड्यूस करके लोगों को ये चार्मिंग पॉइंट दिया है, अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ पे स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करें। और उसके बाद अगर जहाँ पे लोग जो टेम्प्रेरी वीज़े पे हैं या स्टूडेंट वीज़े पे हैं या इवन फॉरेन से किसी को आप हायर करना चाहते हो, टू फिल द गैप आपके पास राइट है कि आप स्पॉन्सर अप्लाई करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक स्पॉन्सर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है और कौन कौन लोग कर सकते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीक बात करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।